नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स रो ऑफिसर एन के सूद सर है। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, जैसे बांग्लादेश को बनाया गया था पाकिस्तान को काट के, वैसे ही अब एक हिंदू देश बनाने की बात की जा रही है। और वो इसलिए की जा रही है जैसे कि जब पाकिस्तान को काटा गया था, पहले उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तब किसने वो सारा जो प्लान किया था, कैसे प्लानिंग हुई थी, और अब जो हिंदू देश बनाना की बात चल रही है, वो तो पहले का टाइम था। अब ये कितना आसान होगा ये सब बनाना? देखिए, सिर्फ गवर्नमेंट का विल पावर चाहिए। अगर गवर्नमेंट की विल पावर है तो सारा काम हो सकता है। बांग्लादेश से हिंदुओं को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? हम ही करेंगे। और वैसे भी यहाँ पे यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, जो पहले बहुत स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मेरे जब मैं पावर में आऊंगा तब सोचे कि हिंदू बैठा है व्हाइट हाउस के अंदर। और उन्होंने इस टाइम पे जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तुलसी गबार्ड से कहा है, जो एक हिंदू सेनेटर है, और वहां पे जो जितनी भी एजेंसी उनकी जांच बनने जा रही है और सनातनी भी है, वो उन्होंने उनको चार्ज दे दिया कि बांग्लादेश को समझा दो, नहीं तो उनका तख्ता पलट दिया जाएगा और हिंदुओं पे जो अत्याचार है उसको बंद कर दो। तो मोहम्मद यूनुस को एक मैसेज दे दिया गया। खैर, इसकी हम बात करेंगे, इसके ऊपर क्या मैसेज दिया गया और क्या हो रहा है। आप जैसे देखिए, यहाँ पे जो इनके जो चीफ थे इस्कॉन टेम्पल के, उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद एक हाई कोर्ट के अंदर वहां पे एक अपील गई, एक केस फाइल किया गया जिहादियों के द्वारा कि इस्कॉन टेम्पल को बंद कर दो। वैसे भी उनकी गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि यहाँ पे तो रॉ का हाथ है इस्कॉन टेम्पल के अंदर। और जब कोर्ट में केस सुनने गया तो तुलसी गबार्ड को उससे पहले फोन जा चुका था, उनकी जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की। तो इन्हों कोर्ट ने मना कर दिया कि इसको एप्लीकेशन को आप वापस ले लो, हम बैन नहीं करेंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अब बांग्लादेश के ऊपर एक्शन की तैयारी हो चुकी है, यानी कि पाकिस्तान यूएस की तरफ से उनको, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक उनको वार्निंग दे दी गई है कि अपनी कंट्री को कंट्रोल करो। लेकिन मोहम्मद यूनुस की प्रॉब्लम यह है कि मोहम्मद यूनुस टोटली फेल हो चुके हैं। इकोनॉमिकली वहां पे कुछ हो नहीं रहा, बिजनेस बंद हो चुके हैं, दुकानें चल नहीं रही, और इनके एक्सपोर्ट भी खत्म हो चुके हैं। इंपोर्ट के लिए इनको कोई हेल्प नहीं कर रहा, ना तो इनको किसी गल्फ कंट्री से मदद मिल रही है। पाकिस्तान जरूर कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो आप कुछ नहीं है। और मोहम्मद यूनुस की लड़की की हमने पहले फोटो दिखाई थी, ये मोनिका है, मोहम्मद यूनुस की डॉटर है, जो यूएस के अंदर है और लेस्बियन है। इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया था ड्रग के चक्कर में, क्योंकि इनकी अपनी जो लेस्बियन फ्रेंड थी उससे अनबन हो गई थी, डिफरेंसेस आ गए थे और ये ड्रग लेने लग गई थी। और इसी हालत में इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और जो एक इस्लामिस्ट है, उसकी लड़की ड्रग लेती है। आप सोच सकते हैं क्या है। अच्छा सूद अब सर, ये आप इसके ऊपर भी हम जाएं, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब अलग किया था तो रो की क्या भूमिका रही थी? अभी रो का नाम आया है, जो चिन्मय दास है उनको रो का एजेंट बताया गया। तो कैसे ये पूरी कहानी हुई थी, कैसे प्लान किया गया था बांग्लादेश को अलग करने का? देखिए, बांग्लादेश को जो अलग करने का प्लान है, सारा क्रेडिट जाता है वो हमारी आर्मी को जाता है। लेकिन इसके पीछे जो मेन काम किया गया था वो था रॉ का। रॉ के चीफ थे आरएन काओ। आरएन काओ, इंदिरा गांधी से डायरेक्ट बात होती थी, इंदिरा गांधी उनको फोन करती थी कि उस टाइम पे कोई एनएस से था नहीं। आरएन काओ जैसा कैपेबल ऑफिसर कोई नहीं होगा। यूएस जब किसी फॉरेन कंट्री में जाते थे आरएन काओ, तो उनको रेड कार्पेट वेलकम दिया जाता था उनकी कैपेबिलिटी की वजह से। 300 आदमियों से डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था रॉ 1968 में, और 1971 में रॉ ने पाकिस्तान को अलग कर दिया था, दो टुकड़े कर दिए थे। आरएन काओ ने जब वहां पे पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गए थे 1970 में और उनको बनना था पाकिस्तान का पीएम। लेकिन पाकिस्तान के जो पंजाबी हैं, वो किसी बंगाली को तो पीएम बनने नहीं देंगे, तो इसलिए उनको जेल में डाल दिया। और तब उस टाइम पे आरएन काओ गए इंदिरा गांधी के पास, और इंदिरा गांधी को उन्होंने प्रपोजल दी कि हम पाकिस्तान के दो टुकड़े कर सकते हैं। इंदिरा गांधी एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर थी, बड़ी स्ट्रांग लीडर थी। उन्होंने सारी की सारी जो प्रपोजल थी उसको स्टडी किया और उसको डिस्कस किया आरएन काओ के साथ। तो जब आरएन काओ ने उनको कन्विंस कर लिया कि हम बांग्लादेश बना सकते हैं पाकिस्तान को तोड़ करके, तो उन्होंने उस टाइम पे आर्मी चीफ जनरल मानेकशॉ उनको बुलाया कि हम पाकिस्तान के टुकड़ा करना चाहते हैं। तो जनरल मानेकशॉ ने कहा कि मैं तैयार नहीं हूं। तो इंदिरा गांधी क्या क्या रीजन है? कहते हमारी जो आर्मी है वो डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए है, यानी कि जो हमारे पास आर्म्स एमुनिशन है वो सारे के सारे डिफेंसिव पर्पस के लिए। हम किसी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऑपरेशन हो तो हमको इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे। तो इंदिरा गांधी ने कहा बिल्कुल ठीक है, जो आपको चाहिए बताइए, जो आपको चीज चाहिए
कितना टाइम देंगे? उन्होंने कहा मुझे 1 साल का टाइम चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा यस गो। तब तक रॉ ने अपनी जितनी भी चीजें थी तैयार कर ली थी, सारा प्लान रेडी था उनका कि कैसे काम किया जाएगा, कैसे अटैक किया जाएगा, कहां से आर्मी घुसेगी, क्या करेगी, सारी की सारी प्रपोजल डिस्कस कर ली। और आरएन पाओ ने सारी चीजें डिस्कस की जनरल मानेकशॉ के साथ। साथ में उन्होंने आर्मी और नेवी के चीफ से डिस्कस किया कि तुम्हारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे नेवी ने कहा कि हमको पूरी रिक्वायरमेंट है कि कराची पोर्ट के ऊपर क्या क्या है, हमें पूरी उसकी डिटेल चाहिए। तो कराची पोर्ट की पूरी डिटेल इकट्ठी कर ली रॉ ने, कहाँ पे पावर प्लांट है, कहाँ पे उनके सबमरीन है, कहाँ पे क्या है, वो भी तैयार हो गया। फिर एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट थी उसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जो डिटेल दी उसको भी रॉ ने प्रोवाइड कर दिया एयरफोर्स के चीफ को। तो सारे के सारे काम कर लिए गए। फिर एक मैं आपको इंसिडेंट बताऊं कि ये बात है जनवरी 1971 की, कि एक आदमी पकड़ा गया जो हमारे प्लेन को हाईजैक करना चाहता था। कश्मीर से लेकर के लाहौर तक ले जाने की बात थी। तो जब रॉ के कब्जे में आ गया वो आदमी, तो रॉ ने उसको ब्रीफ किया और आरएन पाओ ने खुद उसको ऑपरेशन दिया कि तुम प्लेन हाईजैक करना चाहते हो, ले लो। तो एक फोकर फ्रेंडशिप का प्लेन जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था, यानी कि वो सर्विस से निकाल दिया था, उसको कहा ठीक है आप ये प्लेन जाओ, प्लेन को ले जाओ, उड़ा के ले जाओ, लेकिन एक काम करना वहां पे, जब ये प्लेन लाहौर में लैंड करे उसको साथ में ग्रेनेड दे दिए, नकली ग्रेनेड दे दिए, नकली पिस्टल दे दी, और शायद उसमें 20-25 लोग होंगे प्लेन के अंदर। और कहा वहां जब जाओ तो भुट्टो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्योंकि भुट्टो उस टाइम पे काफी पावरफुल थे पाकिस्तान के अंदर, उनको बुलाना और उनको बुला करके प्लेन से सब को रिलीज करके प्लेन को उड़ा देना। उसने इसी तरीके से काम किया, प्लेन को हाईजैक किया, इंडिया ने हाईजैक होने दिया, लाहौर में जाकर के प्लेन लैंड किया। और उसके बाद भुट्टो को कहा कि मैं भुट्टो से मिलना चाहता हूं, तो भुट्टो आए उनसे और भुट्टो से उन्होंने मिले और तब उनको ग्रेनेड वगैरह दिए पाकिस्तान के आईएसआई ने। तो सारे पैसेंजर को उतार करके प्लेन को जला दिया। प्लेन वैसे ही बेकार था, उसको बड़ा रिकॉग्निशन दी गई। और जितने भी वहां पे लोग पकड़े गए थे, जब प्लेन के अंदर हाईजैक किए गए थे, उनको कॉफी पिलाई और बॉर्डर के रास्ते इंडिया के अंदर भेज दिया। तो पाकिस्तान को लगा हमने तो कश्मीर का इशू उजागर कर दिया, लेकिन इंडिया की इसके अंदर बहुत बड़ी प्लानिंग थी। जैसे इंसिडेंट हुई तो इंडिया ने क्या किया कि उनकी पाकिस्तान की और फ्लाइट्स बंद कर दी, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान कोई भी फ्लाइट जाएगी वो जा नहीं पाएगी। और पाकिस्तान की जितनी भी फ्लाइट थी वो इंडियन ओशन से जाके जा रही थी, और सारे प्लेन उनके इतनी लंबी फ्लाइट ले नहीं सकते थे सामान लेकर के। एक तो आपस में डिस्ट्रक्शन खत्म हो गई, फिर जो सामान शिप से जाता था लंबा रास्ता पड़ता था, टाइम ज्यादा लगता था, तो इन्होंने एक तरीके से ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया। ये थी तैयारी ऑपरेशन की। और उसके बाद एक बात खबर आई कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है। इंडिया ने कहा हम तो पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता, क्योंकि हमने उस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर मुक्ति वाहिनी खड़ी कर दी थी जिसने वहां पे जलवे शुरू कर दिए थे, यानी कि बहुत काम करना शुरू कर दिया था, पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक करना शुरू कर दिया था। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सिर्फ बैरक्स में चल गई, उससे पहले पाकिस्तान की आर्मी कत्लेआम करती थी बांग्लादेश के अंदर। और वहां पे जो आर्म्स एमुनिशन को पहुंचने थे वो पहुंच नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको सी के रास्ते से जाना था। साथ में श्रीलंका से कह दिया कि पाकिस्तान के शिप्स को यहाँ पे डॉक मत करने दो, उससे भी उनको बड़ी दिक्कत हुई। उसके बाद जब सारी डिटेल दे दी उनको, तो मानिक आए इंदिरा गांधी के पास कि हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया, रशिया से बहुत चीजें इंपोर्ट की थी जो उनको चाहिए थी। और ये इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान को मजबूर किया कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करे, और डेट दी गई थी 2 दिसंबर 1971 कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। इंडिया ने जितने भी हमारे फॉरवर्ड एरिया के ऊपर प्लेन थे, फाइटर प्लेन थे, उनको भेज दिया साउथ की तरफ, यानी कि दूर भेज दिया। और इंदिरा गांधी भी दूर चली गई, साउथ पे चली गई। 2 तारीख को इंदिरा गांधी साउथ के अंदर थी, 2 दिसंबर को। और जब यहाँ पे कोई अटैक नहीं हुआ तो एयरफोर्स ने कहा कि हम तो इस टाइम पे अलर्ट में है, तो इसका मतलब तो आपकी खबर गलत है। तो आरएन पाओ ने कहा कि आप एक दिन और वेट कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ कोर्ट का मैसेज है उसको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, आप एक दिन और वेट करो। और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडिया के जो फॉरवर्ड बेसिस थी, एयर बेसिस थी, वहां पे अटैक कर दिया। और बड़े खुशी से गए कि उनको कोई इनको अटैक भी नहीं किया, यानी कि जो अटैक किया उसके ऊपर इंडिया ने कोई काउंटर नहीं किया, यानी कि हमारी तरफ से इवन ग्राउंड से फायरिंग नहीं की गई, बहुत कम फायरिंग की गई। तो पाकिस्तान सारे के सारे प्लेन पाकिस्तान के जो इंडिया के अंदर आए थे अटैक करके चले गए, और पाकिस्तान को लगा कि हमने इंडिया की आधी एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है।
इंदिरा गांधी उस टाइम पे साउथ में थी। इंदिरा गांधी ने खबर, क्योंकि उनको स्पेशली साउथ रखा गया था। आपको याद होगा जब बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था, उस टाइम पे भी पीएम मोदी साउथ के अंदर गए थे, इंडिया से, दिल्ली से दूर गए हुए थे। ये प्लान होता है कि किसी को शक ना हो कि वो हम कुछ क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जब 3 दिसंबर को अटैक हुआ तो इंडियन एयरफोर्स ने कुछ घंटे के बाद काउंटर अटैक कर दिया और इंदिरा गांधी ने अनाउंस कर दिया कि हमारे पे अटैक हो चुका है और पाकिस्तान के ऊपर वार डिक्लेयर कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडिया ने क्यों नहीं पहले अटैक किया। अगर इंडिया पाकिस्तान पे पहले अटैक करता तो इंडिया के ऊपर इल्जाम लगता कि इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे और हमारे ऊपर सैंक्शन लग जाती। तो जब हमारी एयरफोर्स गई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने को, तो पाकिस्तान अनअवेयर था। उसने सोचा कि इंडियन एयरफोर्स तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और हमने पाकिस्तान के जो जितने प्लेन खड़े थे आधे प्लेन उड़ा दिए। बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की एयरफोर्स क्रिपल हो गई। जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया से बहुत मजबूत थी। हमारे पास उस टाइम पे नेट के प्लेन थे जो इंडिया ने खुद मैन्युफैक्चर किए थे और पाकिस्तान के पास थे सैबर जेट और मिराज प्लेन थे उनके पास। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स स्ट्रांग थी, पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग थी, पाकिस्तान के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट थे, पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक्स थे। तो हमारी फोर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सरप्राइज दे दिया और हमारे जो प्लानिंग थी हमारे लीडर्स की या हमारे आर्मी के एयरफोर्स के लोगों की, उससे बड़ा फायदा हुआ। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान का एक पर्पस था कि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर उस टाइम पे उस पर अटैक किया जाए। उस एयरक्राफ्ट कैरियर को हमने कोचीन शिपयार्ड से लेकर के भेज दिया था अंडमान निकोबार आइलैंड पे, यानी कि बांग्लादेश की तरफ जो आज प्रेजेंट है। और पाकिस्तान की एक सबमरीन खड़ी थी विशाखापट्टनम के पास हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पे अटैक करने के लिए। और बाद में एक इंसिडेंट भी आई थी कि पाकिस्तान की सबमरीन को गिरा दिया, मार दिया और वो अटैक करने आई थी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पे। तो हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो चिटागोंग पोर्ट के पास चला गया और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट पे जिस तरीके से चिटागोंग पोर्ट पे अटैक हुआ उस तरीके से पाकिस्तान कोई कंपैरिजन नहीं कर पाया। और हमने ये वार 13, बहुत सी बातें हैं जो और भी मैं कर सकता हूं, लेकिन ये वार 13 दिन के लिए खत्म कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे यूएस ने अपनी 7th फ्लीट भेज दी थी इंडियन ओशन में स्पेशली इंडिया को टारगेट करने के लिए। जो 7th फ्लीट थी वो जा रही थी ईस्ट बंगाल की तरफ और जो यूके ब्रिटेन की जो नेवी थी वो आ रही थी कराची पोर्ट की तरफ। लेकिन इन द मेन टाइम रशिया ने हमको उस टाइम पे बहुत हेल्प की। रशियन सबमरीन पहले इंडियन ओशन रीजन के अंदर प्रेजेंट थी और जैसे ही पाकिस्तान के या जिस तरीके से पाकिस्तान यूएस और ब्रिटेन की जो नेवी सामने आई तो इनकी जो सबमरीन थी वो सरफेस पे आ गई और यूएस की जो प्लान थी सारी फ्लॉप हो गई। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि रशिया इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा इंडियन ओशन के अंदर और ये वार 13 दिन के लिए खत्म कर दिया गया और पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए गए। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई आप ऑपरेशन करते हैं अगर उसके अंदर आपकी इंटेलिजेंस और आपकी डिफेंस फोर्सेस का अलाइनमेंट हो तो आप सक्सेस कर सकते हैं हर एक ऑपरेशन की। और ये कहा जाता है कि बांग्लादेश में भी तो अब बांग्लादेश के टुकड़े करके हिंदू देश बनाने की भी बात हो रही है, वो कितनी सही है। और मुझे तो लगता है कि इससे बेस्ट इलाज है ही नहीं, क्योंकि इससे बहुत सारी जो बांग्लादेशी वहां पे आते हैं जिहादी लोग वो भी कम हो जाएंगे और किसी न किसी तरीके से भारत का जो हिस्सा गया हुआ है पाकिस्तान को गिफ्ट में दे दिया था गांधी जी ने, वो भी वापस आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं उसमें एक और बात कहना चाहता हूं कि उस टाइम पे पाकिस्तान के पास जो सैबर जेट थे वो बांग्लादेश के अंदर रह गए थे 3, फिर 2 और गिरा दिए। जब फाइनल स्टेज आई, क्योंकि इंडियन जब आर्मी वहां पे आगे बढ़ रही थी तो पाकिस्तान की आर्मी सामने खड़ी थी, वो सिटीज में रह गई। तो हमारी जो आर्मी थी वो उनको बाईपास करके चली गई उनके बांग्लादेश की कैपिटल की तरफ ढाका पे और उसको आसपास घेर लिया। लेकिन उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की। जो सिलहट या बाकी जगह में पाकिस्तान की आर्मी खड़ी थी क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और पाकिस्तान से कहा कि आप अरेस्ट कर दो, आप सरेंडर कर दो। इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। तो उस टाइम पे पाकिस्तान के पास एक प्लेन था सिर्फ, बाकी तो गिरा दिए थे। और उस टाइम पे क्या था कि जब इंडिया ने उनको धमकी दी तो उन्होंने कहा कि हम, उनका जो आर्मी चीफ था जनरल, जो जनरल था ना कोई बड़ा, तो साथ में उनका जो वहां पे इंचार्ज था जो पाकिस्तान का, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखता था, गवर्नर जनरल था, वो दोनों ने कहा मीटिंग करेंगे डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे। और जैसे दोनों अपने अपने ऑफिस से निकले और एक होटल में जाना था तो उस टाइम में रॉ ने इनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी कि इनकी जो मीटिंग हो रही है इस होटल में हो रही है। और होटल में उनसे पहुंचने से पहले एयरफोर्स ने वहां पे अटैक कर दिया। इंटेलिजेंस का ये काम होता है।
तो दोनों के दोनों घबरा गए और जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर था उसने अनाउंस कर दिया कि हम सरेंडर करते हैं, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे 93,000 सोल्जर्स को मार नहीं सकता था या मारना नहीं चाहता था या उसका कोई पर्पस नहीं था, क्योंकि वो तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं कुछ भी है। और पाकिस्तान ने इस टाइम पे सरेंडर कर दिया। बाकी तो आपको बाकी हिस्ट्री है सारी सबके पास। लेकिन अब जो है यहाँ पे रॉ ने पूरी तैयारी कर ली है बांग्लादेश के पार्टीशन की, यानी कि बॉर्डर के पास कुछ एरिया अलॉट कर दिया है जहां पे वो हिंदुओं को बसाएंगे। और बांग्लादेश को की जो गवर्नमेंट है वहां पे एक और बात चल रही है कि बांग्लादेश के अंदर हो सकता है कि बहुत जल्दी कू हो जाए, क्योंकि मोहम्मद यूनिस वहां पे हिंदुओं पे इसलिए अटैक कर रहे हैं कि वहां पे इकोनॉमिकली फेल हो चुका बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद ये कहा जाता है कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज भी खत्म हो चुकी है। चीजों के रेट 3 गुना बढ़ चुके हैं पिछले 5 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, सॉरी, अगस्त 5 से लेकर के। और खाने पीने की चीजें भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से कौ स्मगल होती थी वो भी बंद हो गई है। बीएसएफ बॉर्डर पे खड़ी है, इंडिया ने अपनी आर्मी को भी डिप्लॉय कर दिया कि बहुत जल्दी आर्मी चुपचाप फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देगी अगर जरूरत पड़ी तो। और नेवी को अलर्ट पे रख दिया है। सिर्फ वेट की जा रही है 20 नवंबर की कि ट्रंप आए, और ट्रंप से सीक्रेटली बात भी की जा रही है। और ट्रंप मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से इंडिया को अपोज नहीं करेगा। अगर वो बांग्लादेश के पार्टीशन करना चाहे, हिंदुस्तान को अलग करना या हिंदू जो कंट्री है वहां पे अलग बनाना, और ये इसकी वजह से इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जो हमें डर है बांग्लादेश की तरफ से, वो भी कम हो जाएगी और हिंदुओं की प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। और वैसे भी ट्रंप है वो टोटली, अभी ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप ने 3 कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, यानी कि जो उनका सामान इंपोर्ट होता था उसको महंगा कर दिया। एक है चाइना, एक है आपका मैक्सिको, और तीसरा है आपका कनाडा। लेकिन इंडिया को उसने टच नहीं किया, क्योंकि इंडिया से उनको प्यार है और इंडिया की सपोर्ट भी चाहते हैं। तो अब बहुत जल्दी ट्रंप की प्रपोजल से ये सारा ऑपरेशन किया जाएगा, और बांग्लादेश का पार्टीशन एक मजबूरी है हमारी जो करना पड़ेगा, ताकि इंडिया सेफ रहे, हिंदू सेफ रहे। बिल्कुल। तो बस अब यही इंतजार हो रहा है। लोग अलग अलग तरीके से कोस भी रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, लेकिन ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि जब बांग्लादेश बनाया गया था तो उसकी तैयारी भी 1 साल पहले की गई थी, तो कुछ ना कुछ तैयारियां बैकग्राउंड पे चल रही होगी। और अब तो पहले जैसा टाइम नहीं रहा, अब और भी ज्यादा जो आगे बढ़ गई हैं चीजें और जल्दी से एस्केलेट हो जाती हैं, यूएस आगे खड़ा हो जाता है। तो जैसा आपने कहा, ट्रंप के सहयोग के बाद कुछ ना कुछ प्लान जरूर हो गया होगा, जिसके बाद बांग्लादेश को काटकर हिंदू देश बनाया जाए या फिर उस हिस्से को भारत में शामिल कर लिया जाए। मैं कुछ बातें और भी कह दूं। इंडिया की बहुत तैयारी चल रही है, अपनी नेवी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। इस टाइम पे हमारे 256 प्रोजेक्ट्स हैं नेवी के, जो इस टाइम पे प्रोग्रेस किए जा रहे हैं, जो पे काम किया जा रहा है। इंडिया के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन बना दी गई है, 2 सबमरीन लॉन्च कर चुके हैं, बाकी सबमरीन पे काम हो रहा है। और इंडिया के बहुत से शिप्स बन रहे हैं, पीछे 7 शिप्स इकट्ठे बन करके नेवी को ज्वाइन कर चुके हैं। और हम बहुत चीजों पे काम कर रहे हैं, बहुत से हम जैसे ATS GS गन्स वो प्रिक्योर कर चुके हैं। हम यहाँ पे प्रचंड हेलीकॉप्टर बना चुके हैं, और अमेरिका से भी जो उनके अटैक हेलीकॉप्टर हैं इंडिया को भेज दिए हैं। 64 उसका नाम मैं भूल रहा हूँ आकर के, लेकिन और इस तरीके से इंडिया बहुत चीजें प्रिक्योर कर रहा है। आपने देखा इंडिया किस तरीके से सैटेलाइट भेज रहा है, किस तरीके से इंडिया अपनी मिसाइल का प्रोग्रेस कर रहा है, किस तरीके से इंडिया कंट्री के अंदर टैंक बना रहा है, और इंडिया इंडिजिनस यहाँ पे गन भी बना रहा है जो हमें रशिया से आ रही है। और बहुत सी चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं, बहुत सी चीजों का प्रिक्योरमेंट किया जा रहा है। साथ में इंडिया ने बहुत सा अपना एम्यूनिशन इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि वो बहुत सी चीजें सीख चुका है। जिस तरीके से इजराइल हमास का वार हुआ है, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का वार हुआ, तो इंडिया इस टाइम पे अपनी पूरी तैयारी कर रहा, फुल अलर्ट पे हमारी आर्मी। और बांग्लादेश का तो टूटना है, टूटेगा ही, क्योंकि वहां पे जब तक मोहम्मद यूनुस रहेंगे बांग्लादेश जुड़ के नहीं रह सकता। और इंडियन गवर्नमेंट जो लोग सोच रहे हैं कि जो देखिए मोदी चुप नहीं बैठते, मोदी ऊपर से काम करते हैं, मोदी किसी को बताते नहीं जो काम करना है। और एजेंसी का जो काम होता है वो सीक्रेट काम होता है, किसी को बताएंगे तो नहीं, अनाउंस करके तो नहीं काम करें कि हम बांग्लादेश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन एजेंसीज काम कर रही है, आर्मी रेडी है हमारी, और बहुत जल्दी बदला लिया जाएगा बांग्लादेश के जो इस्लामिस्ट है। नहीं तो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट को चला देंगे। वैसे भी पाकिस्तान के IS और बांग्लादेश इकट्ठे हो चुके हैं इंडिया को टारगेट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो बांग्लादेश के टुकड़े करने का काम तैयार हो चुका है, जहां तक मैं सोचता हूँ, और बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जल्दी से जल्दी, ताकि हिंदुओं को सेफ गार्ड किया जाए। और हमें यूएस की पूरी सपोर्ट होगी, पूरे वर्ल्ड की सपोर्ट होगी इंडिया को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशा यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कदम आगे उठाए जाए, ताकि हिंदुओं की रक्षा की जा सके जिनका कत्लेआम वहां पर हो रहा है। बट सब लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।